और इसके पीछे जो कारण है, क्योंकि आपकी जो तर्क है उसमें बुनियादी गलती है, देयर इज अ फंडामेंटल फ्लॉ इन, और वो गलती ये है कि जब छोटे मिडिलमैन निकलते हैं तो सुपर मिडिलमैन उसमें शामिल हो जाता है, और उस सुपर मिडिलमैन का नाम है वॉलमार्ट, कैरफोर, टेस्कोस। वो सबसे बड़ा मिडिलमैन उसमें आता है। और इसका तर्क समझ लीजिए ये क्यों होता है, बाजार की अर्थव्यवस्था को समझ लीजिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ द मार्केट इकोनॉमी। इन इंडिया 68% goes to the producer and 32 goes in retail. In England and America, the figure is the other way around. Because the small middleman is gone and a super middleman has come in. And the reason is, both for the supplier and for the consumer, it's a simple principle: is a fragmented market better or a consolidated market better? जो बिखरा हुआ बाजार होता है उसमें खरीदार भी 100, 200, 500 होते हैं, बेचने वाले भी 100, 200, 500 होते हैं। जब कंसोलिडेटेड बाजार आता है और छोटे लोग उसमें से निकल जाते हैं, आप छोटा उदाहरण लीजिए, इंग्लैंड में 30% बाजार टेस्कोस कंट्रोल करता है। There are 4 companies in England, Tesco's, Sainsbury, and 2 others, which control now 65% of the market. So the market is consolidated. उपभोक्ता को खरीदना है तो 65% लोग इनके पास जाते हैं। जब किसान या दूध प्रोड्यूसर को बेचना है तो इनके पास आता है। तो आज इस देश की यह परिस्थिति नहीं कि हम एक कंसोलिडेटेड मार्केट क्रिएट कर दें। जब खरीदार, जब किसान इनको बेचने जाता है तो उसको बेचने के 50 साधन नहीं बचते। उसको बेचने वाले, उससे खरीदने वाले किसान से या दूध का उत्पादन करने वाले के 4 या 5 स्टोर्स बनते हैं। और यह दुनिया भर का सिद्धांत है। मैं एक एक देश के आपको आंकड़े दे सकता हूं। थाईलैंड आखिरी देश था जिसने एफडीआई शुरू की। 10 साल में 3 कंपनियां हैं, 40% मार्केट पे उनका कब्जा हो चुका है, और हर साल यह परसेंटेज बढ़ता जाएगा। जब मार्केट कंसोलिडेट होता है तो किसान के खरीदार जो बचते हैं वो 3, 4 या 5 बचते हैं। जो उपभोक्ता के पास साधन होते हैं खरीदने के, वो 4, 5 या 7 बचते हैं। उसके पास भी मल्टीपल नहीं बनते। तो जो कंसोलिडेटेड मार्केट होता है वो ना तो सप्लायर के हित में होता है, ना उपभोक्ता के हित में होता है। और जब एफडीआई आती है तो यह कहना बहुत सरल है कि धीरे धीरे दोनों चलेंगे। अरे दोनों धीरे धीरे चल गए होते तो मैनहट्टन के अंदर 10 वॉलमार्ट होते, क्योंकि उनको भी मालूम है, जिनका अनुभव है, कि ऐसा संभव नहीं है। कमलनाथ जी आपसे पहले ट्रेड मिनिस्टर रहे हैं, उनसे पहले मुझे भी इस मंत्रालय में काम करने का अवसर मिला। जितने हमारे ट्रेड डायलॉग्स होते हैं, सबसे पहले ट्रेड डायलॉग में यूनाइटेड स्टेट्स का और यूरोपियन यूनियन का जो कई मांगे हैं, उसमें से प्रमुख मांग होती है कि अपने बाजार को खोल दो रिटेल के लिए। और हम हमेशा कहते रहे कि भाई हम अभी खोलने की स्थिति में नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि मेरा कमलनाथ जी ने जो नीति 5 साल अपनाई, मेरा उससे मतभेद नहीं है। हम उनको कहते थे कि हमारे बाजार की स्थिति नहीं है, हमारा बाजार इस प्रकार का है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। इस परिस्थिति में आपने नीति को बदल लिया। अब आप इंटरनेशनल ट्रेड, डब्ल्यूटीओ को खूब जानते हैं। वो कोई चैरिटी करने का स्थान तो है नहीं, वो कोई मंदिर या चर्च नहीं है जहां जाके हम परोपकार का काम कर सकते हैं। वो तो एक बाजार है, और बाजार का दस्तूर होता है कि जो सामान बेचोगे या कुछ दोगे उसकी कीमत ले लो, और जो खरीदोगे उसकी कीमत दे दो। इट्स अ बाजार।
अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हमसे मांग कर रहे हैं 20 साल से कि एफडीआई रिटेल में लाकर अपना बाजार खोलो। हम उनको मना कर रहे हैं और आपने एकाएक उनको यूनिलैटरल कंसेशन दे दिया, एक तरफा कंसेशन दे दिया। और यह बुनियादी सिद्धांत है कि यूनिलैटरल कंसेशन का ग्लोबल ट्रेड के अंदर कोई स्थान नहीं है, वो किसी हिसाब किताब खाते में गिना नहीं जाता। अरे you may not have made it as a WTO, but even in your bilateral investment dialogues, we expected the commerce minister to be a much smarter politician and a much smarter trader. When he was giving a concession, he should have charged for that concession. He couldn't have given a concession free. What was the pressure on you to give this concession free? What was the reason that we were not willing to give it? Mr. Kamal Nath was not willing to give it, and you gave it?